चाची, चाची, मुझे एक और रोटी दो ना, बहुत भूख लगी है। रोटी चाहिए तुझे? अभी देती हूँ तुझे रोटी। राजू के रोटी मांगने पर पूनम उठती है और राजू के मुंह पर जोरदार तमाचा मारती है। राजू बेचारा रोता हुआ अपनी माँ के पास जाता है। क्या हुआ मेरे बच्चे, तू इस तरह रो क्यों रहा है? और तेरा गाल इतना लाल कैसे हो गया? मम्मी, मम्मी, मुझे भूख लगी थी तो मैंने चाची से एक और रोटी मांगी तो उन्होंने मुझे जोर से थप्पड़ मारा। क्या कहा? मैं अभी बात करती हूँ पूनम से। वो ऐसे कैसे तुझे थप्पड़ मार सकती है? अनीता गुस्से में पूनम के पास जाती है और उससे इस बारे में पूछने लगती है। पूनम, अगर तुम्हें मेरे बेटे को रोटी नहीं देनी थी तो मत देती, लेकिन उसे इस तरह थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? मुझसे इस तरह ऊंची आवाज में बात करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? भूलो मत कि तुम दोनों माँ बेटे मेरे पति के टुकड़ों पर पल रहे हो। तुम खुद तो अपने पति को खा गई और अब मेरे पति के पैसों पर अपनी नजर गड़ाकर बैठी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह घटिया बात कहने की? उन दोनों की लड़ाई की आवाज सुनकर उनकी सास शकुंतला भी वहां आ जाती है। तभी पूनम की बदतमीजी की वजह से अनीता को उस पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक जोरदार तमाचा मार देती है। अरे बहू, ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों क्यों लड़ रही हो? तूने मुझे थप्पड़ कैसे मारा, अभी बताती हूँ तुझे। बस बहुत हो गया, ये सब क्या चल रहा है? पूछिए इससे। मेरे राजू ने इससे रोटी मांगी तो इसने उसे थप्पड़ मारकर भगा दिया। ये मेरा और मेरे पति का घर है, मैं जो मर्जी चाहूंगी वो करूंगी। तुझे इस घर में रहना है तो रहे, वरना अपने बेटे को लेकर निकल जा यहाँ से। अभी तक तो सिर्फ अनीता बहू ने ही तुझे थप्पड़ मारा है। अगर तू चुप नहीं हुई तो मेरा हाथ भी तुझ पर उठने से रुकेगा नहीं। अच्छा बुढ़िया, तो अब तू भी मुझे तेवर दिखाएगी। अब तो इन दोनों के साथ साथ मैं तुझे भी घर से बाहर निकलवाऊंगी। बस आज एक बार तू विवेक जी को घर पर आने दे। तुम सबको अपने पैरों में गिरने को मजबूर नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी पूनम नहीं। विवेक के घर आते ही पूनम उसके सामने उन तीनों की बुराई करनी शुरू कर देती है। विवेक पूनम की हर बात मानता था। वो उसके अलावा किसी की कोई बात नहीं सुनता था। यहाँ तक कि वो पूनम के आगे अपनी माँ को भी नहीं देखता था। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस घर में रहूं, तो इन तीनों को अभी के अभी इस घर से बाहर निकाल दो, वरना मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी और फिर कभी यहाँ लौटकर नहीं आऊंगी। नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करना। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। मैं उन्हें ही घर से निकाल देता हूं। तुम परेशान मत हो। पूनम की बातों में आकर विवेक अनीता, राजू और यहाँ तक कि अपनी माँ को भी घर से धक्के मारकर निकाल देता है। याद रखना आप दोनों, आज जो आप हमारे साथ कर रहे हो, एक ना एक दिन आपको उसका फल भोगना ही होगा। ऊपर वाला आपको आपके बुरे कर्मों का फल एक दिन जरूर देगा। बंद कर अपनी ये बकवास। मैं तुझे और तेरे इस मनहूस बेटे को तो कभी अपने घर में वापस नहीं आने दूंगी। हाँ, लेकिन अगर माँ जी चाहे तो वो इस घर में रह सकती है, लेकिन उसके लिए उन्हें बस मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगनी पड़ेगी। थोड़ी शर्म कर बेटा, कल को तू भी माँ बनेगी, तेरे घर में भी बहू आएगी। बस दुआ करियो कि तेरी होने वाली बहू तुझ जैसी ना हो। अब मुझे कभी दोबारा इस घर में लौटकर नहीं आना। चल अनीता बहू, यहाँ से चलते हैं। वो तीनों वहां से चले जाते हैं, लेकिन उनके पास अब रहने का कोई ठिकाना नहीं होता। तो वो लोग दूसरे गांव में जाकर घास फूस से एक झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगते हैं। माँ जी, घर में खाने को कुछ नहीं है। अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो मुझे दे दीजिए, मैं थोड़ा राशन ले आऊंगी। बाकी मैंने एक जगह काम के लिए बात की है, कल से मैं वहां जाकर काम करना शुरू कर दूंगी। शकुंतला अनीता को कुछ बचे हुए पैसे देती है। अनीता उन पैसों से कुछ दिनों का राशन ले आती है। घर का खर्च चलाने के लिए अब वो लोगों के घरों में काम करती है। उन्हीं पैसों में वो अपनी सास और बेटे का ध्यान रखती है। तभी एक दिन, इस बार मालकिन ने तनख्वाह देने में बहुत वक्त लगा दिया। घर में बस ये थोड़े से ही दाल चावल रखे हैं, इनको बनाकर ही आज का काम जैसे तैसे चलाना पड़ेगा। अनीता दाल चावल बनाकर अपनी सास और बेटे को परोस देती है। तभी उसकी सास कहती है, अनीता बहू, तू आज हमारे साथ खाना क्यों नहीं खा रही? तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या?
नहीं माँ जी, अभी मुझे ज्यादा भूख नहीं है, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। थोड़ी देर बाद उसकी सास और बेटा खाना खा लेते हैं। तभी वो देखती है कि पतीले में अभी भी थोड़े दाल चावल बाकी है। वो उन दाल चावल को अपने लिए थाली में परोस लेती है। सुबह से कुछ खाया नहीं, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना खा लेती हूँ। अनीता खाने का पहला निवाला खाने ही वाली होती है कि तभी उनकी झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ी औरत आती है, जिसके कपड़े फटे पुराने थे और वो बहुत भूखी थी। मुझे खाने को दे दो बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया। अरे, ये बूढ़ी माँ तो मुझे बहुत ही भूखी लग रही है। अच्छा हुआ जो मैंने अभी तक इस खाने को झूठा नहीं किया, वरना ये बूढ़ी माँ मेरे घर से भूखी चली जाती। अनीता उस बूढ़ी माँ को अपने घर में बैठाती है और उन्हें दाल चावल खाने को देती है। उन दाल चावल को खाकर वो बूढ़ी माँ बहुत खुश होती है। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, इस भूखी को खाना खिलाकर तुमने बहुत पुण्य का काम किया है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है तो नहीं, लेकिन ये कुछ फल के बीज है। तुम इन बीजों को अपने आंगन में बो देना। इस बीज से उगने वाला फल तुम्हारे जीवन के सभी कष्टों को दूर कर देगा। वो बूढ़ी माँ उन फलों के बीजों को अनीता को देकर वहां से चली जाती है। तभी अनीता अपने आंगन में जाकर उन बीजों को वहां बो देती है। काश उस बूढ़ी माँ ने जैसा कहा वैसा ही हो, इन बीजों से उगने वाले फल हमारे जीवन के सभी कष्टों को दूर कर दे। इतना कहकर अनीता अपनी झोपड़ी में चली जाती है और रात होते ही सब लोग सो जाते हैं। सुबह जल्दी उठकर अनीता जैसे ही उन बीजों को पानी देती है तो देखती है कि उनके आंगन में एक बहुत बड़ा कीवी का पेड़ उग गया है, जिस पर बहुत सारे कीवी लगे हुए हैं। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है! कल ही तो मैंने यहाँ पर वो बीज बोए थे और एक ही दिन में यहाँ पर कीवी का पेड़ उग गया। हो ना हो ये जरूर कोई जादुई कीवी का पेड़ है। तुमने सही कहा अनीता, मैं जादुई कीवी का पेड़ हूं। तुम्हारे अच्छे स्वभाव और अच्छे कर्मों के कारण ही उस बूढ़ी माँ ने मुझे तुम्हें दिया है। मैं यहां पर तुम्हारे जीवन की सभी परेशानियों को दूर करने आया हूं। लेकिन तुम मेरे जीवन के परेशानियों को कैसे दूर करोगे? तुम्हारी जो भी परेशानी है तुम मुझे बताओ, मैं अपने जादू से उन सभी परेशानियों को हल कर दूंगा। अगर ऐसी बात है तो क्या तुम मेरे परिवार के लिए ढेर सारा राशन ला सकते हो? इस बार मालकिन ने मुझे समय पर तनख्वाह नहीं दी है। कल घर में थोड़े से चावल बचे थे, वो भी खत्म हो गए। घर में बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम मुझे थोड़ा राशन दे दोगे तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। बस इतनी सी बात, मैं अभी तुम्हारे लिए ढेर सारा राशन ला देता हूं। जादुई कीवी के पेड़ के जादू से अनीता के घर में ढेर सारा राशन भर जाता है। तभी जादुई कीवी का पेड़ उससे कहता है, क्या तुम मुझसे कुछ और नहीं मांगना चाहती? मांगना तो चाहती हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं लालची तो नहीं हो रही। तुम ऐसा मत सोचो अनीता, क्योंकि तुम्हें जो भी मिल रहा है वो सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। भले ही तुम मुझसे कुछ और ना मांगो, लेकिन मैं खुद तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुंदर घर बनाना चाहता हूं। तुम बस देखती जाओ। जादुई कीवी का पेड़ अपने जादू से अनीता के उस झोपड़ी को एक बहुत ही बड़े सुंदर घर में बदल देता है। साथ ही अनीता के घर के बाहर दो बड़ी बड़ी गाड़ियां भी आ जाती है और जादुई कीवी का पेड़ अनीता के लिए एक ढाबा भी खोल देता है, जहां अनीता मेहनत करके अपने परिवार के लिए काम कर सके। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई कीवी के पेड़, तुमने मेरी इतनी मदद करके मेरी सारी परेशानी को हल कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किन शब्दों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती हो तो कभी भी किसी जरूरतमंद को मदद के लिए मना मत करना। तुम्हारे पास जो भी गरीब और जरूरतमंद मदद के लिए आए, तुम हमेशा उसकी मदद करना। जब तक तुम अपनी नेक दिली पर रहोगी तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और मेरा जादू भी तब तक ही तुम्हारे लिए काम करेगा। जिस दिन तुमने अपनी नेक दिली छोड़ दी, उस दिन मैं और मेरा जादू हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। मैं तुमसे वादा करती हूँ जादुई कीवी के पेड़ कि कभी किसी जरूरतमंद की मदद करने के लिए मना नहीं करूंगी।
उस दिन से अनीता के दिन ही पलट जाते हैं। उसकी जिंदगी में आई हुई सारी मुसीबत एक ही दिन में दूर हो जाती है। उस दिन से वो अपने ढाबे में काम करके अपने घर का खर्चा चलाती है। उसके पास जो भी कोई मदद मांगने आता वो उन सब की मदद करती। साथ ही वो जादुई कीवी के पेड़ का भी पूरा ध्यान रखती। जहां अनीता के अच्छे कर्मों के कारण उसके दिन सुधर गए थे, वहीं उसके देवर देवरानी के बुरे कर्मों की वजह से उन्हें उसका फल भोगना पड़ा। एक फ्रॉड प्रॉपर्टी डीलर के चक्कर में आकर उन्होंने अपना अच्छा खासा घर गंवा दिया। उनके पास अब रहने का कोई ठिकाना नहीं था, तो अंत में उन्हें एक घास फूस की झोपड़ी बनाकर वहां रहना पड़ा। और घर का खर्च चलाने के लिए विवेक के साथ साथ पूनम को भी एक बड़ी सी हवेली में नौकरानी का काम करना पड़ा। एक गांव में शकुंतला अपनी बेटी रचना और बहू बेटे के साथ रहती थी। उसका एक 6 साल का पोता भी था। शकुंतला के पति के देहांत के बाद उसके बहू बेटे उसके और उसकी बेटी रचना के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया करते थे। तुझे मैंने कितनी देर पहले बोला था कि इन कपड़ों को धोकर सुखा दियो, लेकिन महारानी ने अभी तक एक कपड़े को भी हाथ नहीं लगाया। भाभी, मैंने आपको बताया तो था कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मुझे बुखार जैसा लग रहा है, इसलिए दवाई लेकर आराम कर रही हूँ। ये तो तेरा हमेशा का ही है। तुझे जैसे ही एक काम बता दो वैसे ही तेरी तबीयत खराब होने लग जाती है। तू और तेरी माँ दोनों ही एक जैसे हैं। जैसे काम बताते ही तेरी तबीयत खराब हो जाती है, वैसे ही उन्हें कोई ना कोई काम बता दो तो अचानक उनके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। आप ऐसा क्यों कह रही है भाभी? मैं हर रोज तो घर का सारा काम करती ही हूँ और माँ तो अब बूढ़ी हो गई है, इसलिए उनके जोड़ों में हमेशा दर्द रहता है। आप उन्हें इस तरह मत बोलिए। दोनों को जरा सा कुछ बोल दो तो ऐसे ही एक दूसरे की तरफदारी करने लग जाती है। जाकर कपड़े धो, मेरा दिमाग खराब मत कर। वैसे भी शाम को मेरी सहेलियां घर पर आने वाली है, तो कपड़े धोकर उनके खाने पीने की तैयारी कर दियो। लेकिन भाभी, मेरी तबीयत। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अगर अब मुझसे ज्यादा बहस की तो मैं जाकर सीधे तेरे भैया से बोल दूंगी कि मुझसे बदतमीजी कर रही है, और तू तो उनके स्वभाव को अच्छी तरह जानती ही है। रचना की तबीयत खराब होने के बाद भी आशा उसकी एक बात नहीं सुनती, जिस वजह से रचना को बुखार में भी घर का सारा काम करना पड़ता है। ठंडे पानी में कपड़े धोने की वजह से उसका बुखार और ज्यादा बढ़ जाता है। रचना, तुझे तो बहुत तेज बुखार हो गया है। जा बेटा, तू अंदर जाकर आराम कर ले। बाकी के बचे हुए कपड़े मैं धो दूंगी। नहीं माँ, तुम रहने दो। खामखा तुम्हारी तबीयत भी खराब हो जाएगी। हे भगवान, तुझसे अभी तक ये कपड़े नहीं धुले? इनको जल्दी से धो और किचन में जाकर मेरी सभी सहेलियों के लिए अच्छा सा खाना बना। बहू, रचना किसी के लिए कुछ नहीं बनाएगी। उसकी तबीयत खराब है। उसने इतने सारे कपड़े धो दिए, वो तेरे लिए कम है क्या? खाना तू बना ले। देखो तो कैसे जबान चला रही है। मैं भला खाना क्यों बनाऊं? घर की नौकरानी समझा है क्या मुझे? एक तो मैं अपने पति की कमाई में तुम दोनों का खर्चा भी उठाऊं और ऊपर से घर का काम भी करूं। अगर आपकी प्यारी बेटी से काम नहीं हो रहा तो आप जाकर खाना बना दो, मैं तो नहीं बनाऊंगी। और एक बात याद रखना, अगर मेरी फ्रेंड्स के आने से पहले सारा खाना तैयार नहीं हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। संदीप जी से कहकर दोनों को घर से बाहर निकलवा दूंगी। अपने बहू बेटे के ऐसे बर्ताव के कारण दोनों माँ बेटी बहुत ही मजबूर थी। जब तक शकुंतला के पति मदनलाल जिंदा थे तब तक तो जायदाद के लालच में उनके बहू बेटे ने उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, उन दोनों की खूब सेवा की। इसलिए मदनलाल ने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद अपने बेटे के नाम कर दी, जिसके बाद उन दोनों का रवैया ही बदल गया। भाभी, मेरी तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैं आपकी सहेलियों के लिए कुछ हल्का फुल्का नाश्ता बना देती हूँ। बाकी का खाना आप प्लीज बाहर से मंगवा लेना। बाहर से मंगा लेना मतलब? तुझे पता भी है बाहर कितना महंगा खाना मिलता है? तुझे तो लगता है कि पैसे पेड़ पर उगते हैं। मेरे पति बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, मैं तो उन्हें ऐसे फिजूल में नहीं उड़ाऊंगी। जाकर चुपचाप खाना बना। मम्मी, आप वैसे भी तो कितनी बार बाहर से खाना मंगाती हो, तो आज भी मंगा लो। देखो ना, बुआ की तबीयत कितनी खराब है, आप उन्हें क्यों परेशान कर रही हैं? देखो तो इसने कैसे मेरे बेटे को भी वश में कर लिया है। अपनी माँ की बजाय इसकी तरफदारी कर रहा है। क्यों रे, तुझे बहुत हिमायत लेनी आ रही है इसकी?
एक चाटा पड़ेगा ना तो सीधा हो जाएगा। जा अंदर अपने कमरे में जाकर पढ़ाई कर। और तू, अगर तेरी इतनी तबीयत खराब है तो अपनी माँ को बोल कि काम में तेरी मदद करे। मेरे पास दोबारा अपनी ये रोती हुई शक्ल लेकर मत आइयो। आशा की वजह से रचना को बुखार में भी खाना बनाना पड़ता है, लेकिन बेचारी शकुंतला जोड़ों में बहुत दर्द होने के बाद भी अपनी बेटी की खाना बनवाने में मदद करती है। बुआ, बुआ, आप क्या बना रही हो? मैं चिली पनीर, दाल मखनी, दम आलू, पुलाव, पराठे, फ्रूट कस्टर्ड और पाइनएप्पल रायता बना रही हूँ। तुम्हें पाइनएप्पल रायता बहुत पसंद है ना, इसलिए मैं खाने के साथ ये भी बना रही हूँ। आप कितनी अच्छी हो ना बुआ। आपकी तबीयत खराब है, फिर भी आप इतने सारे खाने के साथ मेरी फेवरेट चीज भी बना रही हो। आप तो मुझे मेरी मम्मी से भी ज्यादा प्यार करती हो। मैं मम्मी को जब भी कुछ बनाने के लिए कहता हूँ तो वो मुझे आपके पास भेज देती हैं। कभी मेरे लिए कुछ नहीं बनाती, लेकिन आप हमेशा मेरे लिए सब कुछ करती हो। करूँगी क्यों नहीं, मेरा एक ही तो लाडला भतीजा है। बहुत हो गई बुआ भतीजे की बातें, खाना तैयार हुआ या नहीं? हाँ भाभी, बस हो गया। मैंने कस्टर्ड को फ्रिज में रख दिया है, थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। ठीक है, मेरी सारी फ्रेंड्स भी बस 5 मिनट में पहुंचने वाली है। डिनर का टाइम भी हो गया है, तू जल्दी से डिनर टेबल पर लगा दे। थोड़ी देर बाद आशा की सहेलियां घर पर आ जाती है। खाना पीना खाने के बाद आशा रचना से सबके लिए कॉफी बनाने को कहती है। रचना सबके लिए कॉफी बनाकर लाती है। तभी आशा की एक सहेली कहती है, यार खाना खाकर मूड अच्छा हो गया, लेकिन ये कॉफी कितनी गंदी है। भला इतनी कड़वी कॉफी कोई कैसे पी सकता है? सारा मूड खराब हो गया। इस लड़की से एक काम ठीक से नहीं होता। मेरी फ्रेंड्स का मूड खराब कर दिया, अभी बताती हूँ इसे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम इस कॉफी को मत पियो, मैं तुम्हारे लिए बाहर से कॉफी ऑर्डर कर देती हूँ। अपनी सहेलियों की बातें सुनकर आशा को गुस्सा आ जाता है। वो टेबल से सारी कॉफी की कप को उठाकर रचना के पास जाती है और कप में रखी सारी गरम गरम कॉफी को रचना के ऊपर फेंक देती है। आह भाभी, ये क्या किया आपने? मेरा पूरा हाथ जल गया। ये कैसी कॉफी बनाई थी तूने? इसे पीते ही सबका मूड खराब हो गया। पता भी है कितनी हाई सोसाइटी के फ्रेंड्स है मेरी। एक कॉफी तक ढंग से नहीं बनाई गई तुझसे उनके लिए। रचना को खरी खोटी सुनाकर आशा वहाँ से चली जाती है और बेचारी रचना का पूरा हाथ बुरी तरह जल जाता है। वो दर्द के मारे अपने कमरे में बैठकर रोने लगती है। तभी चिंटू उसके पास आता है। बुआ, मम्मी ने गर्म कॉफी से आपका हाथ जला दिया ना। मुझे पता है आपको बहुत दर्द हो रहा होगा, इसीलिए मैं आपके लिए दवाई लेकर आया हूँ। आप इसे अपने हाथ पर लगा लो। अपने भतीजे के मन में अपने प्यार को देखकर रचना को बहुत अच्छा लगता है। वो अपने हाथ पर दवाई लगाकर चिंटू को सुला देती है। तभी अपनी सभी सहेलियों के जाने के बाद आशा इस हालत में भी उसे घर के सारे बर्तन धोने के लिए काम पर लगा देती है। हे भगवान, ये कैसे लोग हैं? इन्हें किसी की दुख तकलीफ नजर ही नहीं आती। यहाँ तक कि ये मेरे और माँ के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करते हैं। आज एक कॉफी ठीक नहीं बनी तो भाभी ने मेरा हाथ जला दिया। कल को अगर हमसे कुछ गलत हुआ तो ना जाने ये हमारे साथ क्या करेंगी। भगवान सब देखता है रचना, इसीलिए आज वो जैसा तुम्हारे साथ कर रहे हैं, कल को उन्हें उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। ये आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ तो मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। लगता है रसोई में कोई भूत आ गया है। देखो भूत, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, इसलिए तुम मुझे डराकर मुझे और परेशान मत करो। अरे मैं कोई भूत नहीं हूँ, जादुई धनिया हूँ। इधर देखो, तुम्हारे सामने ही तो बैठा हूँ। उसके ऐसा कहने पर रचना अपने सामने रखे हरे धनिये को गौर से देखती है तो उसे उस धनिये के छोटे छोटे हाथ पैर और 2 आंखें नजर आती है। ये कैसा धनिया है? इसके तो हाथ पैर और आंखें भी है। कहीं मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मेरा दिमागी संतुलन तो नहीं हिल गया? नहीं नहीं, तुम्हारा दिमागी संतुलन बिल्कुल ठीक है। तुम मुझे अपना हाथ दिखाओ। रचना अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो जादुई धनिया उसके जले हुए हाथ पर अपना हाथ फेरकर उसे बिल्कुल ठीक कर देता है। ये क्या, मेरा हाथ तो बिल्कुल ठीक हो गया। और ये क्या, मेरा बुखार भी अचानक उतर गया।
यही तो कमाल है, मैं सब कुछ चुटकियों में कर सकता हूँ। इसीलिए तो मैं जादुई धनिया हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हारी भैया भाभी को ठीक करने आया हूँ। बहुत अत्याचार कर लिया उन्होंने तुम दोनों पर, अब उनकी बारी है। तुम उन्हें कैसे ठीक करोगे? वो तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे। देखो रचना, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बातों को ना ही सुनते हैं ना ही समझते हैं। इसीलिए उनको समझाने के लिए अलग तरीका अपनाया जाता है। कैसा अलग तरीका? वो तरीका मैं जानता हूं, इसीलिए तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। कल सुबह तक तुम्हारे भैया भाभी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और तुम दोनों से अच्छी तरह से पेश आने लगेंगे। तुम जाओ और जाकर सो जाओ। रचना जाकर अपने कमरे में सो जाती है। तभी जादुई धनिया उन पति पत्नी के पास जाता है। वो उन दोनों से बिना कुछ कहे अपने हाथ में एक जादुई डंडा लेता है और उन दोनों की पिटाई करना शुरू कर देता है। अरे ये क्या हो रहा है? ये कैसा धनिया है? कोई रोको इसे, बहुत दर्द हो रहा है। अरे रुक भी जाओ, कहां से आए हो तुम और क्यों मार रहे हो हमें? रुक जाओ, हमें बहुत दर्द हो रहा है, हमें पीटना बंद करो। उन दोनों के चिल्लाने की आवाज से चिंटू की नींद टूट जाती है। वो जब देखता है कि जादुई धनिया उसके मम्मी पापा की पिटाई कर रहा है तो वो उसके पास जाता है। तुम कौन हो? प्लीज मेरे मम्मी पापा को ऐसे मत मारो, उन्हें बहुत दर्द हो रहा है। चिंटू की बात सुनकर जादुई धनिया उन दोनों को पीटना बंद कर देता है। मैं सिर्फ इस बच्चे की वजह से खुद को रोक रहा हूं, वरना अपनी माँ और रचना के साथ तुम लोगों ने जैसा बर्ताव किया है वो बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं है। तुम लोगों ने उन दोनों की जिंदगी को नर्क बनाकर रख दिया है। मैं यहां तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। अगर आज के बाद तुम दोनों ने फिर से उनके साथ कुछ भी बुरा किया या उन्हें बिना मतलब कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। याद रखना, उनके साथ कुछ भी गलत होते ही मैं पलक झपकते ही यहां आ जाऊंगा और इससे भी बुरा हाल करूंगा तुम्हारा। आज तो इस प्यारे बच्चे ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन अगली बार तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, याद रखना। नहीं नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। हम उन दोनों का अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे, उनके साथ बिल्कुल भी बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। जादुई धनिये से मार पड़ने के बाद उन दोनों की अकल ठिकाने आ जाती है। उस दिन के बाद वो फिर कभी उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं करते, बल्कि उनका अच्छी तरह ध्यान रखते हैं। उस दिन के बाद आशा भी रचना के साथ मिलकर घर का काम करवाने लगती है और अपनी सास की अच्छी तरह सेवा भी करती है।